तो आज की चीज के बारे में समझने वाले हैं हम, प्रतिरोधों का संयोजन। क्या होता है प्रतिरोधों का संयोजन, किसे कहते हैं? हमारे पास कुछ प्रतिरोध हैं और उन प्रतिरोधों से हम क्या करना चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कोई प्रतिरोध चाहते हैं। ठीक, इच्छा के अनुसार, यानी जितना प्रतिरोध हमें चाहिए उस प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रतिरोधों का संयोजन करना पड़ता है। मतलब प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ता है। अब प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले हमें समझना है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, देखो बहुत आसान है। हम यहाँ पर 3 प्रतिरोध लेंगे, एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा। और इन तीनों प्रतिरोधों को, इस प्रतिरोध को हम नाम दे देते हैं, ये प्रतिरोध पहला है, इसको R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं, इसको R3 कह देते हैं। इधर एक बैटरी और यहाँ पर एक कुंजी लगा दी और इस तरह से इसे जोड़ दिया, प्लस कराओ ये माइनस। अब ये तीनों प्रतिरोध जो यहाँ पर है R1, R2, R3, ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं? ये एक सीध में है? तो इस क्रम को हम कहते हैं श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ पर तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर हम इनको ऊपर नीचे जोड़े, जैसे पहला प्रतिरोध ऊपर, फिर उसके नीचे दूसरा, फिर इसके नीचे, तो जो संयोजन होगा उसको क्या बोलेंगे? समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में जैसे जब यहाँ से कुंजी दबाएंगे तो क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। धारा किधर से किधर प्रवाहित होती है? प्लस से माइनस की तरफ या माइनस से प्लस की तरफ। श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा प्रवाहित होती है वो सभी प्रतिरोधों में एक समान होती है। जो पॉइंट हम लोगों को समझने हैं वो क्या है, श्रेणी क्रम में जब भी संयोजन होता है तो श्रेणी क्रम में धारा का मान सभी प्रतिरोधों के लिए कैसा रहता है? एक समान। ठीक, और समांतर क्रम में धारा बदल जाती है। समांतर क्रम में धारा बदल जाती है। समांतर क्रम में जो प्रतिरोध ऊपर होता है उसकी धारा, उसमें धारा अलग बहती है, जो नीचे होता है उसमें अलग बहती है। कहने का मतलब है समांतर क्रम में धारा परिवर्तित होती है, लेकिन श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े हैं उनमें धारा का मान एक समान रहेगा, यानी धारा नियत रहती है। तो श्रेणी क्रम में कौन नियत रहता है? धारा नियत रहती है, लेकिन विभव अलग अलग हो जाते हैं। विभव अलग अलग होने की वजह से प्रतिरोध भी अलग अलग हो जाते हैं। देखो यहाँ हमने क्या किया, तीनों प्रतिरोधों को, कौन कौन से प्रतिरोध, R1, R2, R3, इन्हें किस क्रम में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में एक बात हम अच्छे से जानते हैं कि धारा का मान सभी के लिए कैसा होता है? समान होता है। तो हमने लिख लिया, माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में धारा का मान नियत रहता है। माना तीनों प्रतिरोधों में धारा I बह रही है। इन तीनों में कौन सी धारा बह रही है? I। तो धारा तो नियत रहेगी, प्रतिरोध कैसे हैं? अलग अलग। प्रतिरोध अलग है, धारा एक सी है, लेकिन विभवांतर कैसे होंगे? अलग अलग। विभवांतर अलग होंगे, विभव बदल जाएगा। धारा नियत रहेगी, विभव बदल जाएगा। कल हमने ये बात समझी थी कि देखो, विभव और धारा में से किसी एक को, मतलब प्रतिरोध और धारा में से किसी एक को हमें नियत रखना पड़ेगा। एक को नियत रखेंगे तभी दूसरे का मान बदलेगा। अगर दोनों नियत नहीं रखा किसी को भी तो क्या होगा? मान नहीं बदलेंगे। तो जो हमने यहाँ पर देखा वही हमने यहाँ लिख दिया कि माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं जिनमें धारा I बह रही है और धारा का मान कैसा रहता है? नियम। श्रेणी क्रम में कैसा रहता है? नियम। अब हम क्या करेंगे, ओम के नियम से एक बात हमको पता है। ओम का नियम क्या कहता है? ओम के नियम से जो विभव होता है
विभव B बराबर क्या होता है, I गुणा R, I इंटू R होता है। V बराबर क्या होता है, I R, यानी विभवांतर या विभव बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। ठीक है, तो इस पहले वाले प्रतिरोध के लिए, ये प्रतिरोध है R1, इस R1 के लिए जो विभव होगा वो कौन सा होगा, V1, R2 का विभव V2 और R3 का V3। तो हम इनके सबके विभव निकालेंगे अलग अलग। ठीक, क्या निकालेंगे, विभव, और फिर उन सब विभवों को जोड़ देंगे, तो हमें इन तीनों प्रतिरोधों का कुल विभव पता लग जाएगा। और फिर आगे इसको डिराइव करेंगे, सरल करेंगे, तो हमें एक सूत्र मिल जाएगा। ठीक, तो ओम के नियम से हमें लिखते हैं प्रतिरोध R1, ये R1 क्या है, पहला प्रतिरोध, प्रथम प्रतिरोध R1 तो प्रतिरोध R1 पर जो विभव है वो कितना है, V1, V1 बराबर किसके होगा, IR1 के, ये समीकरण 1। प्रतिरोध R2 पर विभव, यानी इस प्रतिरोध पर यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होगा वो V2, V2 किसके बराबर होगा, IR2 के। ठीक, ये समीकरण हमने 2 मान लिया। फिर प्रतिरोध R3, यानी कि इस पर, यहाँ R3 पर जो विभव उत्पन्न होगा वो V3 होगा, और V3 किसके बराबर होगा, IR3। इससे हमने समीकरण 3। अब हम यहाँ लिखते हैं कुल विभव, तो कुल विभव V बराबर होगा किसके, इन सभी विभवों को जोड़ दें, इस प्रतिरोध पर जो विभव उत्पन्न हुआ है, इस पर जो विभव उत्पन्न हुआ है, और इस पर जो विभव उत्पन्न हुआ है, अगर हम इन सब विभवों को जोड़ दें तो हमें यहाँ से यहाँ तक कुल कितना विभव उत्पन्न हुआ ये पता चल जाएगा। तो वही हमने लिख दिया कि कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो हमें कुल विभव पता लग जाएगा। देखो V बराबर V1, अब V1 की जगह क्या लिखेंगे हम, V1 का मान, देखो V1 किसके बराबर है, IR1 के, तो यहाँ क्या लिख लेते हैं, IR1। V2 किसके बराबर है, IR3, तो यहाँ क्या लिख लेते हैं, IR2। V3 किसके बराबर है, IR3 के, तो यहाँ लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, गणित में एक टर्म होती है कि जो संख्या या जो पद, जो चीज, जो चर अचर सब में एक सा होता है, उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो इन सब में आई है, तो आई को हम कॉमन लेते हैं बाहर। ठीक, फिर यहाँ क्या बचेगा अंदर, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, इधर क्या है, देखो B। अब V बराबर क्या होता है, IR, तो हम यहीं पर क्या लिख लेते हैं, V की जगह IR लिख लेते हैं। ठीक, अब इधर IR बराबर क्या हो गया, I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो यहाँ I किसमें है, गुणा में, और इधर भी I किसमें है, गुणा में। तो अगर आप I से I को चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, तो I से I कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही क्या हो गया, यही क्या है, यही श्रेणी क्रम है। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। ठीक है, ये सूत्र हो गया। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने का एक तरीका, एक सूत्र मिल गया हमें, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R। मतलब कितने ही प्रतिरोध हों जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनको आप सीधा क्या कर सकते हो, कुल प्रतिरोध निकालने के लिए उन सबको सीध में जोड़ दो, सबको इकट्ठा जोड़ दो। ठीक, जितने ही प्रतिरोध हो सबको जोड़ दो, आपको कुल प्रतिरोध पता चल जाएगा। ठीक, अब मान लो यहाँ प्रतिरोध कितने थे हमारे, यहाँ कितने प्रतिरोध ने माने, 1 2 3,
तो 3 प्रतिरोधों का सूत्र ये बन गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब प्रतिरोध हमारे n, कितने प्रतिरोध हैं? n का मतलब कितने भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 होते हैं। n मतलब संख्या, n क्या, n किसका प्रतीक है? संख्या का। तो 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जितने भी हो। तो n प्रतिरोधों के लिए सूत्र बनाना है हमें। n, यहाँ 3 प्रतिरोध थे, अब n प्रतिरोध, n प्रतिरोधों के लिए, n प्रतिरोधों के लिए R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस Rn। यानी जितने प्रतिरोध हों उनको इसी तरह से जोड़ते जाना है, बस हमें कुल प्रतिरोध पता चल जाए।